वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। समुद्री जल के गुणधर्म, इसके के अंतर्गत हम क्षारता इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अक्षांश रेखा के अनुसार तापमान में होने वाले अंतर, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता, समुद्र के खुलेपन अथवा भूविष्ठित स्वरूप आदि बातों के कारण समुद्री जल की क्षारता प्रभावित होती है। अब इस मुद्दे को हम थोड़ा विस्तार से और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मानचित्र देख रहे हैं, विश्व का मानचित्र है। अब तक तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए हो इस मानचित्र से। यहाँ पर ये जो बेल्ट हमें दिखाई दे रहा है, इस मानचित्र में एक हमें पूरा क्षेत्र जो है ये आपको एक अलग रंग से एक दिखाई दे रहा है। ये भाग है उष्णकटिबंधीय भाग। उष्णकटिबंधीय भाग मतलब भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अक्षांश उत्तर और भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अक्षांश दक्षिण, इनके बीच में ये जो है क्षेत्र होता है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीभवन की गति भी अधिक होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो समुद्र पाए जाते हैं, महासागर पाए जाते हैं, वहाँ उनकी क्षारता अधिक होती है। मुख्य कारण है ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है तापमान, चलो देखें इसको। यह है हमारी पृथ्वी, सतत अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और ये है हमारा सूर्य। सूर्य किसी की परिक्रमा तो नहीं करता, लेकिन अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर सतत चलायमान रहता है। बच्चों, ये आपसे जब भी मैंने भूगोल का किसी भी क्लास का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसमें ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अंतरिक्ष में पाया जाने वाला कोई भी खगोलीय पिंड जो है वो स्थिर नहीं है, वह सतत अपनी धुरी पर घूमता रहता है। कुछ खगोलीय पिंड अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ किसी दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा भी करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है, वो किसी की परिक्रमा नहीं करता। और वास्तव में देखा जाए तो सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत बड़ा है।
यहाँ पर हम केवल आपको संकल्पना स्पष्ट करने के लिए ये जो चित्र है इस तरह से दिखा रहे हैं। आपको चित्र में लगेगा कि सूर्य छोटा है और पृथ्वी बड़ी है। किसी को लग सकता है कि पृथ्वी और सूर्य बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। केवल इस वीडियो में आपको ये आसानी से संकल्पना समझ में आए, इसके लिए इस तरह का फिल्मांकन किया गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं हमारी पृथ्वी यहाँ घूमती हुई। अब पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। और आप सब जानते हैं हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी इस तरह से सीधी नहीं है, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का जो ये हिस्सा हम देख रहे हैं, भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अक्षांश उत्तर यानी कर्क रेखा तक, और भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 अक्षांश दक्षिण यानी मकर रेखा तक, ये जो सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में वर्ष भर इनकी किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। इसलिए यह जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान हमेशा अधिक होता है और यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। हॉट जोन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं हॉट जोन। तो विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तर और विषुवत रेखा से 5 अक्षांश दक्षिण के बीच आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए रहे। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी हम देखें तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, तो ये जो भूमध्य रेखा हमारी है, ये ट्रॉपिक यहाँ लिखा है ना, ये भूमध्य रेखा हमारी। तो ये भूमध्य रेखा से यदि हम 5 अंश उत्तर चले और 5 अंश दक्षिण चले, तो ये जो क्षेत्र है इनमें ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारी भूमध्य रेखा, तो ये 5 अंश उत्तर चले और 5 अंश दक्षिण चले। तो ये जो पूरा बेल्ट है इतना, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है लेकिन इसको आप समझेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र है इतना, इनके बीच में हमेशा घने बादल अधिक समय तक छाए रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ प्रतिदिन आरोही प्रकार की वर्षा होती है। रोज यहाँ पर दोपहर 12 बजे तक सूर्य खूब तेजी से चमकता है और दोपहर के लगभग 3 बजे के बाद यहाँ पर खूब जबरदस्त बारिश होती है। क्योंकि ये एकदम जो बीच का क्षेत्र है, 0 से डिग्री से लेके 5 अंश उत्तर और 0 से 5 अंश दक्षिण, ये जो क्षेत्र है खासकर से इस क्षेत्र पे सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखरता से चमकती हैं। इसलिए तो जब तक सूर्य की किरणें चमक रही हैं तो खूब तेजी से खूब गर्मी पड़ती है और उसके बाद जैसे सूर्य की प्रखरता कम होने लगती है तो वहाँ शाम के समय खूब बारिश होती है। अब हम देखते हैं विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें 2 नदियां, बड़ी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। एक ये नदी हम देख रहे हैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप और दुनिया की 10 सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है कांगो, और ये कांगो रिवर देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ इसका ये उद्गम स्थान है और यहाँ से ये बहते हुए आती है और अटलांटिक महासागर में मिलती है। और उसी तरह से दुनिया की 10 बड़ी नदियों में से एक है अमेज़न रिवर, जहाँ पर अनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सरीसृप सांप पाए जाते हैं, अजगर। ये है अमेज़न नदी का उद्गम और ये अमेज़न नदी इस तरह से पूरे ये बहती हुई यहाँ आती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों नदियाँ दुनिया की लंबी नदियों में से जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं, ये नदियाँ आके अटलांटिक महासागर में मिल रही हैं। तो अटलांटिक महासागर में तो मीठे जल की आपूर्ति बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि अटलांटिक महासागर में जो समुद्री जल की क्षारता है वो 37 प्रति सहस्त्र है या 37 प्रति हजार है। विश्व में सबसे अधिक क्षारता यही पाई जाती है। अब विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी की आपूर्ति भी यहीं पर हो रही है, लेकिन संसार की 2 बड़ी नदियां यहाँ पर मिल रही हैं समुद्र में। मीठा पानी तो बहुत आ रहा है, इसके बावजूद क्षारता ज्यादा क्यों है? उसके कारण पे हम विचार करें तो हमें इसका कारण मिलता है कि उष्ण कटिबंध के कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदियां महासागर में मिल जाती हैं, जिससे मीठे जल की आपूर्ति तो अधिक होती है, परंतु अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति भी अधिक होती है।
परिणाम स्वरूप इन प्रदेशों में क्षारता का प्रमाण साधारण होता है। क्यों? अब वाष्पीभवन की गति अधिक क्यों रही है? क्योंकि ये दोनों क्षेत्र जो है ये विषुवत रेखा के पास हैं और हमने देखा कि विषुवत रेखा के पास जो विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर और विषुवत से 23.5 अंश नीचे दक्षिण, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उसमें भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के साथ साथ विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तर और विषुवत रेखा से 5 अंश दक्षिण, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तो भयंकर गर्मी पड़ती है और भयंकर गर्मी और प्रतिदिन वर्षा। ये ऐसा क्षेत्र है क्योंकि ये एकदम सूर्य की किरणें साल भर यहाँ लंबवत पड़ती है, साल भर एकदम सीधी किरणें यहाँ पड़ती है। तो यहाँ पर तापमान जो है अधिक होता है और तापमान अधिक होने से क्या होता है कि वाष्पीभवन की गति अधिक होती है। तो भले समुद्र में मीठा पानी बहुत सारा मिल रहा है, नदियों का पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन वाष्पीभवन की गति अधिक है, इसलिए इन क्षेत्रों में 0 अक्षांश से 5 अक्षांश उत्तर और 0 अक्षांश से 5 अक्षांश दक्षिण क्षारता का प्रमाण साधारण ही होता है। इस मानचित्र में हम क्या देख रहे हैं? ये हमारे विश्व का मानचित्र, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर यहाँ पे है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखते हैं इस मानचित्र में हमें किस बात पर ध्यान देना है। अब ये दो क्षेत्र आपके सामने आ गए। ये कौन से क्षेत्र है? ये है मध्य अक्षांश रेखीय पट्टियां। हम देख रहे हैं ये 30 डिग्री से ये ऊपर लगभग 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश और ये इसी तरह से 30 से 35 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, यहाँ वर्षा कम होती है। मध्य अक्षांशीय रेखीय पट्टियों में वर्षा कम होती है और नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है। इन क्षेत्रों में जो है मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है क्योंकि हम देख रहे हैं ये अधिकांश ये क्षेत्र जो है महासागर वाला क्षेत्र है, बीच में ये जो है ये जमीनी प्रदेश है। तो यहाँ पर जो है मीठे नदियां इसमें कम मिल रही है, इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है, नदियों से आने वाला मीठा जल कम मिलता है, इसलिए वहाँ के समुद्री जल में क्षारता अधिक दिखाई देती है। आप पिछला मानचित्र याद करो, पिछले वीडियो का, तो हमने देखा था कि 37% यहाँ पे क्षारता दिखाई पड़ रही थी, 37% नहीं 37 प्रति हजार, और उसी तरह से 37 प्रति हजार क्षारता हम यहाँ देख रहे थे। तो इन दोनों क्षेत्रों में 37 प्रति हजार क्षारता क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर एक तो इन क्षेत्रों में बारिश कम होती है और दूसरे यहाँ नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति कम होती है। अब हम अगला देख रहे हैं हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये हमारे विश्व का मानचित्र, अब तक आप लोगों को चित्र याद हो गया होगा। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये है समशीतोष्ण कटिबंध। इसके पहले हमने उष्ण कटिबंध की बात की थी, अब ये हम देख रहे हैं समशीतोष्ण कटिबंध। 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी तरह से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में से लेकर 60 अंश उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। सम शीत उष्ण यानी जहाँ पर ठंडी भी कम रहती है, गर्मी भी कम रहती है, इसलिए इसे समशीतोष्ण कहते हैं। आप जब भी कोई विषय हम पढ़ते हैं, चाहे वो इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, भाषा उसका केंद्र बिंदु होती है। तो हमें किसी भी विषय को पढ़ने के लिए भाषा की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं तो भी हम भाषा ही पढ़ रहे होते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। समशीतोष्ण, यदि इसका विग्रह करें, सम शीत उष्ण। सम मतलब बराबर, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी। तो जहाँ ठंडी और गर्मी समान है, ऐसा क्षेत्र जो है समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला क्षेत्र है। इसके बीच वाला यहाँ हॉट जोन दिखाई दे रहा है, ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हमने देखा था। समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ तापमान कम हो जाता है क्योंकि किरणों की तीव्रता कम होती है और यहाँ पे बर्फ भी पिघलती है। तो बर्फ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति भी अधिक होती है। तो इससे क्या होता है, इससे यहाँ पर क्षारता जो है, क्षारता का प्रमाण क्या होता है, क्षारता यहाँ पर कम हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपरी अक्षांश की तरफ चलेंगे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलेंगे, चाहे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ चले या भूमध्य रेखा से हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले, जैसे जैसे अक्षांशों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर समुद्री जल की क्षारता कम होते जाएगी। आओ इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ध्रुवीय प्रदेश हम देख रहे हैं। ये हमारा जो ग्लोब है पृथ्वी का, इसके अंदर हमने छोटा सा एक ये चित्र रखा है ताकि आपको इसके अलग अलग जोन अलग से समझ में आए। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये टेम्परेट जोन या जिसे हम समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और उसके बाद जो होता है पोलार जोन या कोल्ड जोन जो ध्रुवीय प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो हम देख रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ पड़ रही हैं, यानी जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये लास्ट वाला, ये जो क्षेत्र है, ये जो ध्रुवीय प्रदेश है दक्षिणी ध्रुव में, उसी तरह से ये उत्तरी ध्रुव में जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो बहुत ही तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें एकदम यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी है, यहाँ पे अत्यधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो इससे क्या होता है, इन प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है, और तापमान बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, वाष्पीभवन की गर्मी कम पड़ती है। गर्मी कम पड़ती है तो वाष्पीभवन की गति कम होती है। वाष्पीभवन कम होगा तो क्या होगा, समुद्री जल की क्षारता भी कम। यहाँ इसी चीज को हम यहाँ मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये हमारे ध्रुवीय प्रदेश, ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्रुवीय प्रदेशों की ओर तापमान बहुत कम होता है, वाष्पीकरण की गति भी बहुत कम होती है, इस कारण समुद्री जल की क्षारता कम होती है। अगला है हमारा भूवेष्टित समुद्र। भूवेष्टित समुद्र मतलब लैंड लॉक सी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कैस्पियन सी हम देख रहे हैं या एरल सी देख रहे हैं। तो कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर जो है, अब ये बीच में समुद्र है और चारों तरफ जो है हमें जमीन का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मानचित्र में देख रहे हैं, ये हम इसका गूगल अर्थ का हम देख रहे हैं चित्र। यहाँ बीच में तो ये समुद्र है और चारों ओर जो जमीन है ये है कैस्पियन सागर। तो चारों ओर जमीन और बीच में पानी का हिस्सा, बीच में सागर, तो ये इसे हम कहते हैं भूवेष्टित समुद्र, लैंड लॉक सी। इसको और हम स्पष्ट रूप में यहाँ देख रहे हैं कि एक तो हमारा ये है यूरोप महाद्वीप में हम देख रहे हैं बाल्टिक सागर जो है, इसको भी ये भी भूवेष्टित है क्योंकि चारों तरफ यहाँ हम देख रहे हैं समुद्र से, यहाँ इस जो क्षेत्र है इसका इतना, ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं सी ऑफ मार्मरा, ये टर्की के पास यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में है। टर्की के बीच में ये सी ऑफ मार्मरा, ये भी जो है भूवेष्टित समुद्र है क्योंकि हम देख रहे हैं इसके दोनों तरफ, चारों तरफ ये जमीन का हिस्सा है। तो ये लैंडलॉक सी, भूवेष्टित समुद्र। अब इसके कारण क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा आप विचार करते रहो मन में अपने। भूवेष्टित समुद्र और क्षारता। भूवेष्टित समुद्र यानी लैंडलॉक सी, ऐसा समुद्र जो चारों ओर भूभाग से घिरा हो। तो भूवेष्टित समुद्र में क्षारता का प्रमाण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि भूवेष्टित समुद्र में प्रवाहों में रुकावट आती है, यानी मीठे पानी की आपूर्ति कम होती है, इस कारण उनकी क्षारता बढ़ जाती है, उनकी वाष्पीभवन की गति अधिक होती है। तो इससे क्या होता है कि एक तो मीठे पानी का अभाव
बड़ी नदियों से आने वाला जो जल है वो कम मिलता है, तो मीठे नदियों से होने वाले जल की आपूर्ति कम है, वाष्पीभवन की गति ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके यहाँ इस समुद्र में क्षारता बढ़ जाती है। इसलिए भूवेष्टित समुद्र और खुले समुद्र, इन दोनों की क्षारता में भिन्नता दिखाई देती है। मृत सागर, ये है मानचित्र में हम देखें तो मृत सागर यानी डेड सी। थोड़ा बहुत हम नाम से ही कल्पना कर सकते हैं कि सागर जो मरा हुआ है, जिसकी डेथ हो रही है। अब आप सोचो कि भला सागर भी कहीं मरता है? तो ये बात है हमारे भाषा की। ये भाषा का लालित्य है कि एक जो सागर धीरे धीरे समाप्त प्राय हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसे नाम दिया है मृत सागर। ये सागर जो है हम यहाँ देख रहे हैं, इजराइल और जॉर्डन के सीमा के बीच ये यहाँ पर दिखाई देता है, डेड सी। और ये चारों तरफ से लैंडलॉक है, यानी भूवेष्टित समुद्र है ये। यहाँ बाहर से मीठे पानी की आपूर्ति इसमें कम होती है, इसलिए इसकी क्षारता इस समुद्र की बढ़ती जा रही है और पानी बाहर से मिल नहीं रहा है। चारों तरफ से जमीन होने की वजह से पानी नहीं मिलता बाहर से, और जो पानी है उसका वाष्पीभवन हो रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा आने वाले 40-50 वर्षों में, शायद यह सागर जो है पूरी तरह से इतिहास बन जाए, इसलिए इसका नाम दिया गया है मृत सागर। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये यहाँ जॉर्डन है, यहाँ इजराइल है, और यहाँ बीच में एक पतले से एक छोटी सी हमें एक पानी की जगह दिखाई देती है, पानी का स्थान है, ये है डेड सी यानी मृत सागर। अब देख रहे हैं कि चारों ओर तो इसके जमीन है, अब इसमें पानी आए कहाँ से? तो एक जॉर्डन की एक नदी है, इसका नाम ही जॉर्डन रिवर है, वही नदी का पानी, उसी नदी का पानी इसमें जाता है, और इसके अलावा इसमें कोई भी पानी का प्रवाह बाहर से इसमें नहीं मिलता। यदि इसको हम और बड़े रूप में देखें तो ये है इस तरफ जॉर्डन, यहाँ इजराइल, और ये बीच में है डेड सी। पहले ये इसका इतना बड़ा ये था सागर, अब धीरे धीरे ये जो स्थान है ये धीरे धीरे सूखते जा रहा है। अब इसकी क्षेत्रफल सिर्फ हम देख रहे हैं इतना ही रह गया है। तो आने वाले वर्षों में निश्चित है ये समुद्र जो है सूख जाएगा, और ये इसलिए इसका नाम जो रखा गया है मृत सागर, धीरे धीरे अपनी उम्र खत्म करता हुआ। अब इस मानचित्र में यदि हम देखें, हमारी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब हमने देख रहे हैं कि इसमें हम खुला समुद्र जो है, बहुत सारे खुले समुद्र हमें दिखाई दे रहे हैं। खुले समुद्र मतलब जो चारों तरफ भूभाग से घिरे हुए नहीं हैं। जैसे ये हम देख रहे हैं प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, ये हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, ये खुले समुद्र कहलाते हैं। लैंडलॉक सी हमने देखा, जैसे ये भूमध्य सागर चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, देख रहे हैं ना हम यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं ये अरल सागर। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, ये भी जो देख रहे हैं चारों जमीन से घिरा हुआ प्रदेश है। ये चारों तरफ जमीन है, बीच में समुद्र है। यहाँ भी चारों तरफ जमीन है, बीच में समुद्र है। ये भी चारों तरफ जमीन है, बीच में समुद्र है। तो ऐसा जो समुद्र होता है उसे भूवेष्टित सागर या लैंडलॉक सी कहते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि खुले सागर में, अटलांटिक महासागर में हम देख रहे हैं कि क्षारता है 37 प्रति सहस्त्र या 37 प्रति हजार। यहाँ भी हम देख रहे हैं अटलांटिक महासागर में ये 37 प्रति सहस्त्र क्षारता सबसे अधिक है यहाँ पर खुले समुद्र में। लेकिन यदि हम भूमध्य सागर की तरफ ध्यान दें तो भूमध्य सागर जो है, यहाँ पर क्षारता अधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो यहाँ क्षारता 39 प्रति सहस्त्र के लगभग पाई जाती है। यानी खुले समुद्र से भूवेष्टित समुद्र में क्षारता थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों तरफ जमीन का स्थान है, तो इसमें मीठे पानी का जो अभाव है, मीठे पानी की आपूर्ति कम हो पा रही है। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ये भूमध्य सागर हो, चाहे मृत सागर हो, चाहे बाल्टिक सागर हो, कैस्पियन सागर हो, इन सब जगहों पर मीठे पानी की आपूर्ति
कम हो रही है, बाष्पीभवन अधिक होता है, तो इन क्षेत्रों में, इन भूवेष्टित समुद्रों में क्षारता का प्रमाण अधिक होता है। यह है मृत सागर, डेड सी। हम देख रहे हैं ये लैंडलॉक्ड सी, भूवेष्टित सागर, चारों ओर जमीन और बीच में ये सागर। देखा जाए तो यह इजराइल और जॉर्डन, इन देशों की सीमाओं के नजदीक है। यहाँ हम ये देख रहे हैं जॉर्डन और यहीं पर इजराइल, और ये देख रहे हैं इजराइल, तो ये दोनों के बीच में ये पड़ता है, सीमाओं के पास। तो इजराइल और जॉर्डन के पास जो समुद्र की क्षारता है वो 332 प्रति सहस्त्र या 332 प्रति हजार है। और जॉर्डन एक नदी है, बड़ी नदी, जो इसमें आकर मिलती है, डेड सी में आके मिलती है। तो कम वर्षा, मीठे जल की कम आपूर्ति और बड़े पैमाने पर होने वाला वाष्पीभवन, इस कारण से यहाँ समुद्री जल की क्षारता बहुत अधिक है। यहाँ पर हम देखें तो अधिक क्षारता के कारण ये सब क्षारों का निक्षेपण हो गया, यानी क्षार सब जमा हो गए हैं। निक्षेपण होना मतलब जमा होना। ये क्षार जमा हो गए हैं और जमा होकर ये एक स्तंभ के रूप में बन गए हैं। इन्हें क्षार स्तंभ या लवण स्तंभ भी कहा जाता है। और अधिक क्षारता के कारण ये सब क्यों हो रहा है? अधिक क्षारता के कारण, यानी नमक इतना ज्यादा है, लवण इतने ज्यादा है कि वो पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है, तो ये लवण जो है इकट्ठा हो जा रहे हैं और ये इनकी मात्रा इतनी अधिक है कि ये एक स्तंभ के रूप में यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और क्षारता अधिक होने से क्या होता है? जल की घनता ज्यादा है, जल का घनत्व तो बहुत अधिक है और इस कारण यहाँ के पानी में कोई डूब नहीं सकता। उसे तैरना आए या न आए, लेकिन वह व्यक्ति यहाँ पानी में डूब नहीं सकता, वो तैरता ही रहता है। तो इस कारण विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और एक दुनिया में एक बहुत ही मशहूर, प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, शरीर में पूरा काला काला मिट्टी जैसे लग रहा है, तो बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। ये जो डेड सी के आसपास की जो मिट्टी पाई जाती है उसमें क्षार या लवण बहुत मिलते हैं और उससे ये मड मास्क बनाए जाते हैं। उस मिट्टी से जो मास्क बनाया जाता है और इस मड मास्क का लेपन पूरे शरीर पर किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं ये मड मास्क का उपयोग करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन भी इस डेड सी की मिट्टी से बनाए जाते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आएगा। इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार-बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।